जी हाँ, TV9 भारतवर्ष की गारंटी, सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक पोल के आंकड़े आज हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या रहे यूपी, बिहार, पंजाब समेत 9 राज्यों में, वो हमने आपको दिखाया और अब कुछ और बड़े राज्यों का करने जा रहे हैं जिक्र। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी जुड़ रहे हैं। रुख पश्चिम बंगाल का करना होगा। पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। पश्चिम बंगाल में कुल सीटें 42 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। 26 सीटें टीएमसी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। 16 सीटों पर टीएमसी सिमटती हुई पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर ये ओपिनियन पोल के जो आंकड़े हैं पश्चिम बंगाल के, वो बीजेपी के फेवर में नजर आते हैं। और देखिए सीटें किसको कितनी जाती नजर आ रही है, हमने आपको बताया, लेकिन वोट परसेंटेज क्या निकल कर आ रहा है हमारे ओपिनियन पोल में, यह आप देखिए। जहां बीजेपी के पास 39.02% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस की बात की जाए तो महज 7.59% और टीएमसी के पास बीजेपी से भी 3% कम 36.28% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। और लेफ्ट के पास 4.93 और अदर्स के पास 2% का वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि यहां पर जो ममता बनर्जी है उनको बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों में बनती हुई नजर आ रही है। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से बंगाल की बिग पिक्चर क्या है, आइए जल्दी से आपको वो बता देते हैं। जो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, टीएमसी कांग्रेस गठबंधन ना होने से नुकसान होता हुआ सीधे तौर पर यहां नजर आ रहा है। ममता बनर्जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका भी नुकसान सीधे तौर पर टीएमसी को होता नजर आ रहा है और इसका पूरा फायदा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल। और देखिए 2019 के मुकाबले बीजेपी को 8 सीट ज्यादा मिलने का अनुमान, 18+8। जी हां, ये इस बार देखने को मिल रहा है और जनता के पास पीएम के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसका जो असर है, यानी कि जो मोदी फैक्टर है, वो साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में चलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, मोदी फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता हुआ पश्चिम बंगाल में भी नजर आता है। लोकसभा का वोटिंग ट्रेंड विधानसभा से अलग नजर आ रहा है। ये एक बड़ी बात निकल कर आती है पश्चिम बंगाल के ओपिनियन पोल में हमारे सामने और सीधे सीधे ममता बनर्जी को इसका नुकसान होता हुआ नजर आता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शलभ मणि त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर समीर चौगांवकर जी भी बने हुए हैं। यूपी के आंकड़े शलभ हमने थोड़ी देर पहले दिखाए और एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में वहां पर नजर आता है, लेकिन अब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में ये जो मोदी मैजिक चलता हुआ नजर आ रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन आप क्या मानते हैं? देखिए समीर भाई, पश्चिम बंगाल में जो इस प्रकार की स्थिति हो रखी है, संदेश खाली की घटना देखिए, इस प्रकार से तुष्टीकरण देखिए, जो उत्तर प्रदेश में कभी होता था। उत्तर प्रदेश में हम सब ने देखा था कि जिस प्रकार से धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे फैसले दिए जाते थे, आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस होते थे, वही स्थिति पश्चिम बंगाल में है। आज पश्चिम बंगाल के लोग अपने आप को एक प्रकार की दहशत में महसूस करते हैं। जिस प्रकार से बहुत बड़े पैमाने पे बांग्लादेश से घुसपैठी आते हैं, वहाँ की सरकार उनको संरक्षण देती है, उनके राशन कार्ड बनाती है, उनके आधार कार्ड बनवाती है, उनके तमाम सारी उनको फैसिलिटीज देती है, और जो मूल रूप से बंगाल के रहने वाले लोग हैं उनके अधिकारों का कहीं न कहीं दमन हो रहा है। यही कारण है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मुखरता से लड़ी है, उसने सारे मुद्दों को बनाया है। संदेश खाली की घटना में आपने देखा होगा कि जो मुख्य आरोपी था उसके खिलाफ कार्रवाई करने तक को सरकार तैयार नहीं थी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां लड़े, उसको जेल भेजा। ये अलग बात है कि बहुत वीवीआईपी तरीके से उसको जेल भेजा। मुझे लगता है ग्राउंड जीरो पर ये कहीं न कहीं ये सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की इंतहा हो रखी है, सरकार के बहुत सारे लोग उसमें शामिल हैं। संदेश खाली एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है जिसका फायदा बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है आपके हिसाब से। नीरज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। नीरज जी, लेकिन एक बात और निकलकर सामने आती है कि ये जो कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन नहीं हो पाया पश्चिम बंगाल में, उसका भी नुकसान हो रहा है। समीर जी, आपकी और करुणा जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आज देश में क्या बात हो रही है वो आपके सामने रख देता हूं कि सरकार के चंदे से चलने वाले न्यूज़ चैनल आज सरकार की वाहवाही में अगर कोई ओपिनियन पोल निकाल कर ला रहे हैं, तो इसका ये तो मतलब नहीं कि देश की जनता
और देश के जो विपक्ष के नेता हैं वो चुनावी प्रक्रिया से दूर हो जाएं। आज हम आपको इस बात की गारंटी दे देते हैं क्योंकि हमारे चुराए हुए शब्द पर नीरज मिश्रा जी, बीजेपी का जो कैंपेन चल रहा ओपिनियन है, पोल देश में पहली बार हो रहा है। नहीं, पहली बार नहीं हो रहा नहीं, है। अगर आपको आंकड़े खारिज करना है तो आप खारिज कर सकते हैं, वो आपके अपने विचार हैं। हम तो आपको मौका दे रहे हैं, मुद्दा पूछ रहे हैं आपसे कि आखिर ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इसके पीछे आप क्या रीजन देखते हैं? देखिए, वो तो मैंने बताया ना कि जब एक बायस्ड एजेंसी कोई भी आंकड़ा लेकर आएगी तो वो तो इसी तरीके का दिखेगा। लेकिन सीधी सीधी बात तो ये है कि जैसे कि शलभ मणि त्रिपाठी जी अभी बंगाल के परिवेश में बोल रहे थे, तो ये तो देश के गृह मंत्री की नाकामी गिनवा रहे थे। और हम लोग कहते हैं कि अमित शाह भारत के इतिहास के सबसे नहीं, नीरज जी एक बात बताइए, आप जो ओपिनियन पोल के आंकड़े उनको खारिज कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका मत है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हंगामा हुआ सीट शेयरिंग को लेकर, इंडिया अलायंस के जो दो प्रमुख घटक दल हैं जो पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं, कांग्रेस और टीएमसी, दोनों के बीच में इस कदर अब हमने देखा कि विवाद बढ़ गया कि अधीर रंजन चौधरी गुस्से में आ गए थे, इस सब का आपको नुकसान हो रहा, आप इसको एक्सेप्ट करिए ना। देखिए, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, आज देश के सामने वो मौका है जो पिछले 10 साल का अन्याय था, जिसके अंदर मणिपुर के महिलाओं की जो आबरू लूटी गई और देश के जो सर्वोच्च नेता थे उनकी ना तो नींद खुली और उनकी जबान पर जो बिल्ली बैठी हुई थी वो भी वहां से नहीं हटी। इस देश के अंदर जब चीन अरुणाचल में और लद्दाख के अंदर अपनी कॉलोनियां बना रहा था, तो इस देश के जो नेता हैं वो जाकर उनको चीन के नेताओं को चलिए, आप तमाम मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, वो मुद्दे भी अपने आप में लाजमी है, लगातार उन मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन आज हम ओपिनियन पोल पर जब बात कर रहे हैं, हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं और चौगावकर सर का भी हम रुख करेंगे। लेकिन धर्मेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि मैं यहां पर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में आपसे बात कर रहा हूं, इंडिया अलायंस का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं और पश्चिम बंगाल के हमने आंकड़े दिखाए, जाहिर सी बात है कि इंडिया जो अलायंस है वो चाहेगा कि ज्यादा सीटें तमाम राज्यों से निकले, लेकिन हम जो मतभेद देख रहे हैं, जो आपसी विवाद देख रहे हैं, उसका असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है और ममता बनर्जी को काफी नुकसान यहां पर उठाने को मिल रहा है। करुणा शंकर जी, आप जिस बड़े परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, मैं उससे बड़ा परिप्रेक्ष्य बताता हूं कि आपके ओपिनियन पोल में इस देश का युवा शामिल है कि नहीं है। मुझे लगता है शामिल होगा और इस पे आप सहमति देंगे। जिस देश का युवा, मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में 50,000 नौकरियों के लिए 60 लाख लोगों ने आवेदन किया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस देश में किस तरह से बेरोजगारी की महामारी है। इस पे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है और 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके 10 साल में 20 करोड़ का हिसाब देने के बजाय आप ओपिनियन पोल से आप ये कह सकते हैं कि जो इस देश का युवा है, जो बेरोजगार है, उस पर एंटी कंपेंसी नहीं है, उस पर नाराजगी नहीं है इस देश की सरकार की। यही सवाल तो आपके लिए धर्मेंद्र जी, यही सवाल आपके लिए कि बेरोजगारी और महंगाई को ऑपोजिशन मुद्दा क्यों नहीं बना पाया? क्यों नहीं बना पाया मुद्दा? ओपिनियन पोल, वही तो मैं बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे ओपिनियन पोल पे डिबेट करी है और उसमें कुछ लोगों ने बताया है कि 56% लोग ये मानते हैं कि बेरोजगारी इस देश का मुद्दा है। तो 56% लोग तो मान रहे हैं ना। तो अगर हम ये बात 2019 से 2017 से 2024 तक लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब हम 56% लोगों के दिलों में तो हैं, हम उनके मुद्दे तो उठा रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि अभी उत्तर प्रदेश में आरओ का पेपर लीक हुआ, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैबिनेट उत्तर प्रदेश की उसको बचाने में लग गई। और मैं बता दूं क्यों बचा रही थी, वो इसलिए बचा रही थी कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं उस पेपर लीक में शामिल थे, उनको बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। लेकिन जब 60 लाख युवा, सुन लीजिए, आप पूरी होने दीजिए जल्दी, जब 60 लाख युवा सड़कों पर आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के नीचे से जमीन खिसकने लगी। तो वो 60 लाख युवा इसमें शामिल होंगे कि नहीं शामिल होंगे, इस चुनाव में शामिल होंगे कि नहीं, ओपिनियन पोल में शामिल होंगे कि नहीं। लेकिन धर्मेंद्र यादव जी, एक फैक्ट आपके सामने रख दूं, ये जो सर्वे हुआ है ओपिनियन पोल 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच का है और इसमें तमाम मुद्दे आ जाते हैं जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हो, तब जाकर ये नतीजे सामने आए। मैं कह रहा हूं कि 2014 से लेकर 24 तक का सर्वे होना चाहिए कि 20 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिला, उस पर सवाल पूछना चाहिए। भाई 20 करोड़ रोजगार पे आप सहमत हैं कि नहीं है, आपको कितना रोजगार मिल गया है, देश में बेरोजगारी दर 42% कैसे बढ़ गई है। ये सब बहुत मौजूद इशू है, जिन बातों का आप धर्मेंद्र जी जिक्र कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर बड़े मुद्दे हैं। रवि जी, लेकिन एक मिनट सुनिए, मैं सम्मान कह रहा हूं, मेरी बात 2 सेंटेंस पूरे होने देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आपने बोल लिया ना, आपके पास फिर आऊंगा। समीर चौगांकर जी, एक मिनट रुक जाइए जी, एक मिनट निवेदन करो, बोलने दीजिए मुझे। चलिए बोल लीजिए। इस देश में जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है
उनका बेरोजगारी दर 80% है। अगर आपके आसपास कोई इंजीनियरिंग कर रहा होगा उससे पूछ लीजिए, उत्तर प्रदेश में 750 इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका आंकड़ा ले लीजिए। 11,000 इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे देश में है, उसका आंकड़ा ले लीजिए। उसमें 80% लोग बेरोजगार है। और जो ग्रेजुएट आपके आर्ट्स के हैं उनसे आप पूछ लीजिए, कॉमर्स के जो उनसे पूछ लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि कितना बेरोजगारी दर है। किसी भी विश्वविद्यालय का मुझे बता दीजिए, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कितना रोजगार मिला मुझे बता दीजिए। हो गई आपकी बात, और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बेरोजगारी युवाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है। आप उनसे बात कीजिए तो वो मानते हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, समीर चौगांवकर जी। लेकिन जब बात होती है भरोसे की कि क्या महंगाई से हमें मुक्ति ऑपोजिशन की जो पार्टियां हैं वो अगर सत्ता में आई तो दिला सकती हैं क्या, तो इस सवाल का जवाब फिर ना में हो जाता है। ऐसे में ओपिनियन पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं उनको इन मुद्दों के साथ अगर जोड़ के आप देखें तो क्या होगी एनालिसिस आपकी? देखिए, देश की जनता इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि अगर कोई समस्या है तो समस्या का समाधान प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। 2014 से लेकर 2024 तक का जो 10 साल का प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल रहा है, यह बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरीके से जमी हुई समस्याओं का समाधान प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। आर्टिकल 370 एक बड़ी समस्या थी, उसका निदान प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। रोजगार देने का एक समस्या थी, प्रधानमंत्री ने उसके बड़े स्तर पर काम किया है। और मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, बंगाल की बात कर रहा हूँ, बंगाल के अपने आंकड़े दिखाएं। इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी है, राहुल गांधी बंगाल जाते तो ममता बनर्जी क्या कहती है, प्रवासी पक्षी आ गए। 40 से ज्यादा सीटें कांग्रेस नहीं जीतेगी, कांग्रेस में दम है तो वाराणसी में नरेंद्र मोदी को हरा के दिखाए। तो जितना तीखा हमला भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर नहीं करती, उससे ज्यादा तीखा हमला ममता बनर्जी कांग्रेस पर करती है। 2 सीटें कांग्रेस की बंगाल के अंदर है, बहरामपुर है अधीर रंजन चौधरी की, और दक्षिण उत्तर मालदा है। दोनों सीटें देने को तैयार नहीं ममता बनर्जी, 42 की 42 सीटों पर मुद्दा उतार दी है। तो ये बताता है कि ममता बनर्जी नाम मात्र के इंडिया गठबंधन के अंदर है, और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर एक सांसद था 2014 में, 2019 में 18 सांसद पे आ गई और आज 25 सांसद पे जा रही है। विधानसभा में 3 विधायकों से 77 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में बन गए। अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। और 2024 में आप देखिएगा, ये सिर्फ संदेश खाली की बात नहीं है। ममता बनर्जी के कई मंत्री जेल के अंदर है करप्शन के आरोप में, करोड़ों रुपए हमने घर से निकलते हुए देखा है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी में जिस तरीके से लेकर सत्ता को लेकर रस्साकशी चल रही है, पार्टी में वर्चस्व को लेकर झगड़ा चल रहा है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जिस तरीके से झगड़ा चल रहा है, वह बंगाल की जनता जानती है। और ममता बनर्जी का जो शासनकाल रहा है, तीसरा कार्यकाल, जिस तरीके से करप्शन और वहां हिंसा हुई है, अब वहां की जनता प्रधानमंत्री मोदी को वोट देने जा रही है। और आप तय मानिए, बिल्कुल सर। और समीर सर, इसका जो फायदा है, इसका जो फायदा है वो हमारे ओपिनियन पोल में नजर भी आ रहा है, जो ओपिनियन पोल का रिजल्ट है उसमें। अब सर आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र का रुख करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में आज काफी सियासी पारा भी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इससे पहले आपको महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल का रिजल्ट क्या बताता है ये आपको बता दें। कुल सीटें कितनी है? 48 है कुल मिलाकर सीटें, और ओपिनियन पोल में कितनी सीटें किसको जाती हुई नजर आ रही है। तो आप देखिए, बीजेपी के पास कितनी जाती हुई नजर आ रही है, 17 सीटें। तो यहां पर आंकड़ा आपके सामने है, बीजेपी के पास 17 सीटें। और इसके अलावा अगर हम बात करें शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार, तो उनके पास 11 सीटें जाती नजर आ रही है। यानी अगर इन दोनों को क्लब कर लिया जाए तो ये जो आंकड़ा है वो फिर 28 का हो जाता है। इंडिया अलायंस के पास यहां पर 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो सीटों के लिहाज से हमारा ओपिनियन पोल का जो सर्वे है वो ये बतला रहा है समीर। बिल्कुल 28 वर्सेस 20 का मामला नजर आता है, एनडीए वर्सेस इंडिया का महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन वोट परसेंटेज क्या रहने वाला है, ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या बता रहे हैं, ये रहे आपके सामने। शिवसेना शिंदे और एनसीपी के अजित पवार गुट को अगर मिला लिया जाए तो 42.57% तक यह आंकड़ा पहुंचता है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, और जाहिर है इसमें बीजेपी तो शामिल है ही, तो 42.57% ये कुल मिलाकर आप एनडीए के कुनबे का वोट परसेंटेज देख रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें एनसीपी शरद पवार गुट की, और इसमें आप शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट मिला दीजिए और कांग्रेस पार्टी को मिला दीजिए, यानी जो इंडिया का खेमा है वो 38.12% वोट बैंक के साथ नजर आता है। अब देखिए बिग पिक्चर क्या है, बड़ी तस्वीर क्या निकलकर सामने आ रही है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं और इसका उन्हें नुकसान होता हुआ दिख रहा है। शिंदे के बजाय उद्धव ठाकरे पर लेकिन भरोसा ज्यादा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी देखिए लगातार जिक्र करते हैं सिंपैथी फैक्टर का, कि सहानुभूति उनके साथ है। शरद पवार की रणनीति का भी असर सीधे तौर पर नजर आता है महाराष्ट्र के अंदर।
तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की ये जो तस्वीर है ये अपने आप में बहुत दिलचस्प होती दिखती है। और आप देखिए TV9 के ओपिनियन पोल पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र में इस बार पिछली बार से ज्यादा एनडीए के सांसद चुनकर आएंगे। उनसे बात की हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने, सुनिए क्या कहा उन्होंने। नहीं सर, एक पिछले बार से महाराष्ट्र में पिछली बार से इस बार ज्यादा एमपी चुन के आएंगे सर, काम के बलबूते पे, विकास के बलबूते पे। सर ओपिनियन पोल में एनडीए को 45 पार बोल दिया। देखिए महाराष्ट्र की 48 में से 28 सीटें एनडीए के खेमे में जाती हुई नजर आ रही हैं और 20 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। वहीं महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर का क्या कहना है, सुनिए जरा। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर जी हमारे साथ में हैं। केसरकर जी, उद्धव ठाकरे के साथ में राहुल गांधी मंच साझा करने वाले हैं, वो भी उस ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में जहां पर कभी बाला साहब कह सकते हैं कि अपनी विचार रखते थे और सावरकर वाले विचार रखते थे। सावरकर के विरोध करने वाले शख्स के साथ में उसी जगह पर, उसी मंच पर राहुल गांधी नजर आएंगे। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सवाल तो उनको पूछना चाहिए, क्योंकि एक बात तो ये है कि बाबा साहब ने बोला था कि जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़े उस दिन मैं अपना पक्ष बंद कर दूंगा। ये उनकी भावनाएं कांग्रेस की तरफ थी और स्वतंत्रवीर सावरकर की तरफ उनका इतना आदर था कि जब एक कांग्रेस के मिनिस्टर ने स्वतंत्रवीर सावरकर के बारे में कुछ ऐसी अनाप शनाप बातें कही थी तो उन्होंने जोड़ा मारो आंदोलन चालू किया था मुंबई में। और तब उस मिनिस्टर को, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्टर हो, वो मुंबई में नहीं आ सके। ये सावरकर जी के बारे में आदर था बाबा साहब को। और देखिए, कांग्रेस कमेटी ने एक मत से रिजोल्यूशन किया था कि स्वतंत्रवीर सावरकर को जेल से रिहा किया जाए। ये उद्धव की मजबूरी है क्या? उनकी मजबूरी, ये तो सब सत्ता के लिए चल रहा है। TV9 भारतवर्ष का ओपिनियन पोल आया है जिसमें एनडीए गठबंधन को ओवरऑल पूरे देश में अच्छी खासी बढ़त मिल रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मोदी साहब का करिश्मा है और उन्होंने देश के लिए जो काम किया है, इसीलिए ये जनता, देश की जनता चाहती है कि हमारे देश की और प्रगति हो, पूरे विश्व में और हमारे देश का नाम हो। और देखिए नीरज मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। मिश्रा जी, आपको लगता है कि अगर शिवसेना और एनसीपी को टूट से बचा लिया गया होता तो बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता था इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर? देखिए, महाराष्ट्र की परिस्थिति एकदम अलग है। आज भाजपा के साथ कौन लोग हैं? आज वहां अजीत पवार जैसे लोग हैं, आज वहां जो दीघे फैमिली के लोग हैं, आज वहां पर आपके पास जितने हमारे ईडी और सीबीआई के मामलों में जिन लोगों को नोटिस हुए थे, आज वो सारे लोग वहां मोदी जी के साथ खड़े हैं। और आज कांग्रेस पार्टी के पास कौन है? आज यहाँ पर वो उद्धव ठाकरे हैं जिनकी पार्टी को उनके घर के अंदर से तोड़कर बीजेपी लाई, ये कहते हुए कि इसके अंदर तो बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था। आज कांग्रेस पार्टी के साथ कौन है? माननीय शरद पवार, जिनके भतीजे के लिए, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, मोदी जी, आपके शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस जी, सब क्या कहते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला है। तो आज वहां की जनता तो ये देख रही है कि मुंबई में जैसे वो गोखले ब्रिज जो आज तक जुड़ नहीं पाया, जो अंधेरी ईस्ट और वेस्ट को नहीं जोड़ पा रहा है, उसी तरीके से जो एनडीए का वहां गठ है वो आपस में जुड़ नहीं पा रहा है। तो सीधी सीधी बात महाराष्ट्र की जनता के सामने तो है कि आपको एक ऐसे विचार के साथ खड़ा होना होगा जो आपके बच्चों को मजबूर नहीं करेगी कि पैलेस्टीन और इजराइल के जंग में या यूक्रेन के जंग में आपको नौकरी ढूंढने के लिए अपने बच्चों को भेजना पड़े। ऐसा आपको हम लोग मजबूर नहीं करेंगे जो मोदी जी ने मजबूर करके। तो अजीत पवार के भ्रष्टाचार का जिक्र होगा क्या इस बार? ये तय हुआ है? मुझे राजी हैं शरद पवार जी इसके लिए? मुझे ऐसा लगता है समीर भाई कि महाराष्ट्र की जनता के मन में ये बात छप गई है कि आपने जिसको एक दिन पहले सबसे बड़ा देश का भ्रष्टाचारी कहा, उसे आपने एक बार सुबह के अंधेरे के अंदर शपथ दिलाई,
दूसरी बार फिर उसको भ्रष्टाचारी वो तो सबने देखा ही, वो तो सबने देखा ही, दी। लेकिन मैं अजीत पवार को लेकर स्ट्रेटेजी जानना चाह रहा था जिसका जवाब नहीं मिला। करुणा, चलिए ठीक है, लेकिन सवाल यह भी है, देखिए समीर सर भी हमारे साथ हैं। समीर जी, आप एक बात बताइए कि विपक्ष के अब तो यहां पर, क्योंकि देखिए जो कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाया गया, अजीत पवार उस तरफ गए, तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन ऐसा साफ नजर आ रहा है कि ये तमाम जो आरोप हैं, ये जो तमाम मुद्दे हैं, ये महाराष्ट्र में भी वोट में ट्रांसलेट होते हुए नजर नहीं आ रही। यहां तक कि सिंपैथी तक की बात कही गई उद्धव ठाकरे के साथ, शरद पवार के साथ, लेकिन वो भी ट्रांसलेट नहीं हो रहा। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है और उसके साथ साथ राम ऋचा जो अयोध्या में 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है। और वैसे भी अगर पिछले 5 साल का कार्यकाल आप देखेंगे, जब देवेंद्र फडणवीस ने 2014 से लेकर 2019 का जो कार्यकाल चलाया था मुख्यमंत्री के रूप में, मुझे लग रहा है वो भ्रष्टाचार मुक्त और स्वस्थ प्रशासन वहां दिया था। उसके बाद शिवसेना ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन तोड़ा, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, जिस कांग्रेस के साथ शिवसेना वर्षों लड़ती रही, जिस शरद पवार के साथ शिवसेना वर्षों लड़ती रही, बाला साहेब ठाकरे लड़ते रहे, उसके साथ हाथ मिलाकर जो उद्धव ठाकरे ने गलती की थी, मुझे लग रहा है महाराष्ट्र की जनता भी समझ रही है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी सत्ता के लिए, अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए बाला साहेब के सिद्धांतों से समझौता किया, शिवसेना के सिद्धांतों से समझौता किया, और यही कारण रहा कि जो सिंपैथी उद्धव ठाकरे को मिलनी चाहिए थी, मुझे लगता है वह नहीं मिल पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कारण ही एकनाथ शिंदे और अजित पवार महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें जीत पाएंगे, अपने दम पर नहीं जीत सकते। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी को तो जिताएंगे ही, अजित पवार और एकनाथ शिंदे के जो सांसद होंगे उन्हें भी जिताने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर रहेगी। यह तय है कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वह विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, या उसके बाद होने वाले मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, और जल्दी से महाराष्ट्र के बाद हमें दिल्ली का रुख करना होगा। दिल्ली के आंकड़े इस वक्त हमारे दर्शकों के सामने आने जा रहे हैं। दिल्ली का ओपिनियन पोल देखिए क्या कहता है, जहां से लोकसभा की 7 सीटें आती हैं और पिछले चुनावों में 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, और इस बार भी ऐसा होता नजर आ रहा है। बीजेपी के खाते में दिल्ली की 7 में से 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, वो भी तब जबकि दिल्ली में इंडिया गठबंधन एक आकार ले चुका है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बार मिलकर दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है कि 7 की 7 सीटें दिल्ली की बीजेपी के खाते में जा सकती। बिल्कुल, और देखिए बीजेपी के ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजी जो है 7 में से 6 उम्मीदवार को बदलने की, वो यहां पर उसके पक्ष में जाते नजर आ रही है। अब बिग पिक्चर क्या है ओपिनियन पोल में दिल्ली को लेकर, ये इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की रणनीति अब काम करती साफ नजर आ रही, क्योंकि हमारा ओपिनियन पोल का सर्वे बता रहा है 7 में से 7 बीजेपी के खाते में। मौजूदा सांसदों का टिकट काटना बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, 6 पुराने चेहरों को बदला गया है और यह प्रयोग सफल होता दिख रहा है। दिल्ली में अगर सिटिंग एमपीज का जिक्र करें तो सिर्फ मनोज तिवारी अपनी सीट बचा पाए हैं। 3 पूर्व मेयर्स को चुनाव में उतारने का फायदा होता दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी संदेश दे रही है कि देखिए हमारे यहां तो पार्षद भी सांसद बन सकता है। इस बड़े संदेश के साथ कैंडिडेट्स को उतारा गया। और देखिए बीजेपी की ये जो रणनीति, इसका फायदा विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर भी एक बहुत बड़ी लड़ाई रहती है आम आदमी पार्टी के साथ, जिसमें लगातार आम आदमी पार्टी अभी तो भारी पड़ती नजर आ रही विधानसभा में, लेकिन ये स्ट्रेटेजी वहां पर भी काम करती हुई नजर आ सकती है। तो और देखिए आपके सामने जो हमने बिग पिक्चर रखी वो आपको दिखाई, लेकिन वोट प्रतिशत क्या नजर आ रहा है ओपिनियन पोल का, यह आपको देखना समझना बहुत जरूरी है। तो जहां बीजेपी के खाते में आप देखिए 55.07% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस और आप, क्योंकि इस बार इंडिया अलायंस का जो अम्ब्रेला है उसके तहत दोनों एक साथ लड़ते नजर आ रहे हैं, 32.58% जो वोट है वो सिक्योर करते नजर आ रहा है ये गठबंधन। और अदर्स की बात करें तो उनके पास महज 2.36 वोट प्रतिशत जाता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। जी हां, और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता गोपाल राय की इस ओपिनियन पोल के आंकड़ों को लेकर क्या राय है, जल्दी से देख लेते हैं। टीवी डायनेमिक सर्वे किया है जिसमें पंजाब को लेकर तो आपका अच्छा खासा दिख रहा है कि 13 में से 11 ला सकते हैं, लेकिन दिल्ली में कुछ खास हाथ में नजर नहीं आ रहा, कैसे मानते हैं? वो तो जब हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे 1 सीट भी नहीं आती थी सर्वे में, तो अब सर्वे की बात तो जो सर्वे करने वाले जाने, जनता के दिलों की बात हम जानते हैं। जनता के दिलों में जो दर्द दफन है वो चुनाव में उसका हिसाब किताब होगा। लेकिन पंजाब में तो आपको सर्वे पूरा दिखा रहे हैं। मैंने ये कहा ना, तो वो सर्वे वाले ही बता पाएंगे कि उन्होंने क्या किया है। मुझे जनता के दिलों का बात पता है। क्या आकलन है आम आदमी पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए? इंडिया गठबंधन करिश्मा करेगा इस बार।
मतलब सरकार में आ जाएगा निश्चित रूप से। और आम आदमी पार्टी के लिए क्या? आम आदमी पार्टी उसके साथ खड़ी है। नहीं, कितनी सीटें आ जाएंगी? नहीं, सीटें तो सरकार बनाने के लिए चाहिए, इंडिया गठबंधन उतना ले आएगा। तो आम आदमी पार्टी को तो आपने सुना, लेकिन ओपिनियन पोल में बीजेपी को दिल्ली में भारी बढ़त मिलती हुई साफ नजर आ रही। उनसे बात की हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी और सुमेरा खान ने। उत्तर प्रदेश की पहले अगर बात करें, 73 में से 80 में से 73 इंडिया अलायंस को 7 और नजदीक में उत्तराखंड है, वहां पर क्लीन स्वीप। आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है? यह हमारा ओपिनियन पोल है। उत्तर प्रदेश राज्य में अभी चूंकि ओपिनियन पोल आपका चुनाव से पहले आया है, जैसे जैसे चुनाव पास आएगा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बनाई है, पहुंच बनाई है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके परिवार के अभिभावक के रूप में हैं। कोरोना महामारी के काल से लेकर अब तक जन जन का भरोसा माननीय मोदी जी के प्रति लगातार बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि मोदी जी की लहर चल रही है। हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत से विजयश्री हासिल करेंगे। ब्रजेश पाठक जी, कौन से बड़े मुद्दे लेकर जाने वाले हैं? प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, वो एक बड़ा मुद्दा है, क्या वो प्रभावित कर रहा है? उसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं जो लोगों के बीच एक बार फिर लेकर जाएंगे और जिनके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें मिलेंगी, यानी जो 7 अभी जा रही हैं खाते में उनके, वो भी नहीं जाएंगी? केंद्र और प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं हैं, खासकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंची हैं। हम आज कह सकते हैं कि सबको गरीब को पक्का मकान मिला है, सबको शौचालय मिला है, सबको गैस कनेक्शन निःशुल्क मिला है, सौभाग्य योजना के तहत घर घर बिजली का कनेक्शन पहुंचाया गया है। यही उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जिताने की तरफ हमें ले जा रहा है। जहां तक समाजवादी पार्टी का हाल है, समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता से अभी भी उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में जब जब सपा की सरकार रही है, गुंडई अराजकता, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है जो हमारे ODOP के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरी तरफ जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है, इन लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था। तो देखिए, यूपी के ओपिनियन पोल के जो आंकड़े हैं उस पर आपने वहां के डिप्टी सीएम, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सुना। वहीं राजस्थान का ओपिनियन पोल अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आंकड़े क्या कह रहे हैं जरा देखिए। राजस्थान में कुल सीटें 25, बीजेपी के खाते में 23 सीटें, 25 में से 23 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं राजस्थान के अंदर, और कांग्रेस को हासिल होती दिखती हैं सिर्फ 2 सीटें। बिल्कुल, और देखिए राजस्थान का ओपिनियन पोल में वोट शेयर क्या निकल कर आ रहा है ये भी आप देखिए। बीजेपी के पास 53.20% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है, तो कांग्रेस के पास 36.52% और अदर्स के पास 1.08% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, तो राजस्थान का ओपिनियन पोल जो है वो आपके सामने है। 25 में से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। ये सीधे संकेत ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से मिलते नजर आ रहे हैं। और देखिए, TV9 के ओपिनियन पोल को लेकर हमने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से भी बात की। उन्होंने इन आंकड़ों को लेकर क्या कहा है, सुनिए। आपका सर्वे क्या कहता है या आपका अध्ययन क्या कहता है, किन मुद्दों पर जा रहा है 2024 का चुनाव, और उसमें इंडिया गठबंधन को क्या देखते हैं, उसका प्रदर्शन कैसा देखते हैं आप? अगर आप लगातार देख रहे हों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो नौजवानों के लिए न्याय की गारंटी, जो महिलाओं के लिए न्याय की गारंटी, जो किसानों के लिए, जो आदिवासियों के लिए, श्रमिकों के लिए, ये है मुद्दे। यही बातें हमें लोगों से सुनाई देती हैं। राहुल गांधी की 2 यात्राएं, उन 2 यात्राओं में जो जो ग्रहण किया, जो जो सुना, जो समझा, उसके आधार पे हम अपना नैरेटिव बना रहे हैं, उसके आधार पे हम अपना एजेंडा बना रहे हैं। पूरे इंडिया को ये एजेंडा स्वीकार्य है, उन्हें भी समझ में आता है, वो भी ग्रास रूट के लोग हैं। एक एक पार्टी जो इंडिया की सदस्य है
वो अपने ग्राउंड पे एक्टिव हैं, उनको मालूम है क्या मुद्दे हैं। यही मुद्दे हैं जिस पर देश भी चाहता है कि राजनीति हो, राजनीतिक दलों को इन्हीं मुद्दों के आसपास अपना संवाद केंद्रित आपने नैरेटिव की बात की, इनका नैरेटिव है ना न्याय, नौजवान। सुनिए, इनका नैरेटिव जो ये कहते हैं विकास भी विरासत भी, इसके पैरेलल, इसके अगेंस्ट आपका क्या नैरेटिव है? देखिए साहब, इनके नैरेटिव इनके लिए हैं। अब की बार 400 पार अपने लिए नारे खुद सुनाते हैं अपने आप को और अच्छी तरह सो जाते हैं रात को। हमारी तमाम नैरेटिव, नौजवानों को 30 लाख रिक्तियां भरी जाएंगी, पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक के खिलाफ बहुत मजबूत कानून। हमने तो ठोस आपको काम दिया है, ठोस एजेंडा दिया है, ठोस नैरेटिव दिया है। ये क्या हवाबाजी, ये क्या नारेबाजी है साहब? 100, 400 पार, 500 पार। ये मोदी जी को या तो चिंता हो रही होगी तो अपने आप को गालिब जो है खुद को समझाने के लिए ख्याल अच्छा है, वो वाली बात है इनके साथ। हमारा नैरेटिव तो रोज स्पष्ट होता जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी न्याय गारंटी की जब बात करते हैं तो लोगों को समझ में आता है। राहुल गांधी जी जब न्याय गारंटी की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, लोगों को उन नौजवानों को समझ में आता है जो पेपर लीक के शिकार हुए कि साहब ये आदमी अगर कह रहा है तो ये बात करके दिखाएगा। तो देखिए, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को आपने सुना और अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं गुजरात के आंकड़े। गुजरात का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है ये आप देखिए। गुजरात में सीटें कितनी? कुल सीटें 26 और बीजेपी एक बार फिर 26 की 26 सीटों पर गुजरात में काबिज होती हुई नजर आ रही है। 26 की 26 सीटें बीजेपी की झोली में जाती नजर आ रही हैं हमारे ओपिनियन पोल में गुजरात के अंदर, और कांग्रेस का खाता खुलता नहीं दिखता। बिल्कुल समीर, यानी 2019 की तरह बीजेपी एक बार फिर से गुजरात में क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। वोट प्रतिशत क्या कहता है गुजरात में हमारे ओपिनियन पोल का? तो यहां पर आप देखिए, बीजेपी के खाते में 75.46% वोट प्रतिशत जाता हुआ नजर आ रहा है और कोई भी बीजेपी के इस वोट प्रतिशत के सामने टिकता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस के पास बेहद कम उससे 15.29% और अदर्स के खाते में 1.38% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी गुजरात की सभी 26 की 26 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां पर हमारे ओपिनियन पोल में बीजेपी काबिज होती हुई नजर आ रही है। जी हां, गुजरात के ओपिनियन पोल के आंकड़े आपके सामने हैं। 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में एक बार फिर जाती हुई नजर आ रही हैं और इस बार के ये आंकड़े अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का यहां पर गठबंधन हुआ है और उसके बावजूद बीजेपी सारी सीटें निकालती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का खाता खुलता हुआ यहां पर नजर नहीं आ रहा है। तो ये अपने आप में बहुत ही मजबूत स्थिति नजर आती है गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल, और देखिए परसेंटेज की बात अगर हम करें तो परसेंटेज किसको कितना मिलता हुआ नजर आ रहा है यह भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप जरा देखिए, बीजेपी के खाते में 75.44% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से इससे पहले हमने आपको बताया कि यहां पर भी जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस है वो कुछ खास कमाल करता हुआ नजर नहीं आ रहा। 15.29% जो वोट प्रतिशत है वो जा रहा है और अदर्स के पास 1.38% वोट प्रतिशत जाता हुआ नजर आ रहा है। वोट परसेंटेज देखिए कहां पहुंचता हुआ दिख रहा है गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का 75% से भी ज्यादा। तो चुनाव नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन टीवी9 भारतवर्ष के ओपिनियन पोल के नतीजे आ चुके हैं। कुल 543 सीटों के ओपिनियन पोल में बीजेपी के लिए कई अच्छी खबरें हैं और उनमें सबसे बड़ी खबर यह रही आपके सामने कि एनडीए को 376 सीटें मिलती दिख रही हैं। अब की बार इंडिया गठबंधन को 133 सीटें मिलने का अनुमान सीधे तौर पर नजर आता है हमारे ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से, जबकि अन्य को 34 सीटें मिलने की संभावना है। 2019 में एनडीए को कुल 352 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार समीर चौगावकर जी 376 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं एनडीए को। आंकड़ा नारा 400 पार का दिया गया है। क्या बड़ा असर जमीन पर इस कॉन्फिडेंस का नजर आ रहा है क्या?
निश्चित रूप से देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से 2014 और 2019 में डिलीवर किया है देश की जनता को, रिफॉर्म किया है, परफॉर्म किया है और अपनी योजनाओं को ट्रांसफॉर्म किया है, जमीनी स्तर पर लाभार्थी वर्ग बनाया है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया और जो करप्ट लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई की है, मुझे लग रहा है यह परिणाम में परिवर्तित होते जा रहा है। लेकिन 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इसका यह मतलब है कि अब 2014 में आने के बाद 2019 में एंटी इनकम्बेंसी थी क्या? 282 के बाद 303 सीटें प्रधानमंत्री मोदी लेके गए और 303 के बाद आप 376 सीटों की ओर एनडीए जा रहा है। यह बताता है कि समीर जी, ये साफ नजर आ रहा है जो आपने भी कहा कि 2014 में जो बीजेपी का परफॉर्मेंस था उससे बेहतर 2019 और उससे बेहतर हमारे ओपिनियन पोल में 2024 में नजर आ रहा है। इंडिया अलायंस की क्या कमियां आपको नजर आ रही है? अगर बड़े तौर पर हम बात करें, क्यों नहीं वो टिकता हुआ नजर आ रहा है? इतने नारे दिए गए, इतनी बातें कही गई, बड़े बड़े दावे किए गए। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का विरोध करना है, सरकार का, केंद्र सरकार का विरोध करना है, तो आपके पास कोई विजन होना चाहिए। आप बताइए कि प्रधानमंत्री ये डिलीवर नहीं कर सके, हम इसको इस तरह से डिलीवर करेंगे। विपक्ष में रह के आप एकजुट नहीं हो पाते हो, आप पटना में मीटिंग करते हो, बाद में सारे दल अलग हो जाते हो और आपके पास प्रधानमंत्री की योजनाओं के सामने कोई विजन नहीं है। प्रधानमंत्री करप्शन मुक्त भारत की बात करते हैं, आपके पास जितने करप्ट लीडर उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। परिवारवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री हमला बोलते हैं, आप परिवारवाद की राजनीति करते हो। प्रधानमंत्री लगातार तुष्टीकरण के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बर्बाद करने का काम किया था। मैं देश को इससे मुक्त करा रहा हूं और यही देश की जनता मानती है कि विपक्ष परिवारवाद की राजनीति करता है, भ्रष्टाचार की राजनीति करता है और तुष्टीकरण की राजनीति करता है। और प्रधानमंत्री जो कहा था कि मैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करना चाहता हूं, वह हासिल कर लिया। और यही कारण रहा है कि जो कहा गया है ना कि सपने नहीं हकीकत बुनते, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। मुझे लगता है देश की जनता अब सपने नहीं हकीकत को देख रही है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार चुनने के लिए तैयार है। ठीक है और आगे बढ़ते हैं ओपिनियन पोल में। अब छत्तीसगढ़ की बारी है। हमारा ओपिनियन पोल छत्तीसगढ़ को लेकर क्या अनुमान सामने रख रहा है, क्या नतीजे सामने आए हैं हमारे ओपिनियन पोल में, ये आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें बीजेपी के जीतने का अनुमान है। ओपिनियन पोल को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय से हमने बात भी की है, आपको वो बातचीत भी सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णुदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। और जो ओपिनियन पोल हमने दिखाया है उसमें 11 की जो 11 सीट है वो बीजेपी के पास जा रही है, आपकी पहला रिएक्शन क्या है? बिल्कुल, हम लोग को अपने कार्यों पर भरोसा है। अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो 10 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मानकर काम किया है और 15 वर्षों में भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। उस समय भी छत्तीसगढ़ का काफी विकास हुआ है और अभी हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार को मात्र 3 महीने हुए हैं और 3 महीने में ही लोगों ने कई बड़े बड़े काम किए हैं। प्रधानमंत्री आवास 18 लाख लोगों को मिले, इसका निर्णय लिए हैं। 2 साल का धान का बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों का 37% से ज्यादा देने का काम किए हैं। ममतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को एक महीने का पहला किस्त 655 करोड़ रुपया देने का काम किए हैं और 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत दिए हैं और अंतर की जो राशि है 24,72,000 से ज्यादा किसानों को 13,320 करोड़ रुपया देने का काम किए हैं। तो इन कामों पर हम लोग को पूरा भरोसा है। इससे छत्तीसगढ़ के सभी लोग बहुत खुश हैं और आने वाले लोकसभा के चुनाव में सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मिलेगा। और चलिए छत्तीसगढ़ के बाद रुख करते हैं दक्षिण का और यहां पर बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु का ओपिनियन पोल क्या कहता है? कुल मिलाकर 39 सीटें और इस बार देखिए जो प्रधानमंत्री की कोशिश है दक्षिण भारत को साधने की, वो कुछ हद तक तमिलनाडु में कामयाब होती नजर आ रही, क्योंकि इससे पहले जब खाता भी नहीं खुला था 2019 में बीजेपी को 3 सीटें हमारे ओपिनियन पोल में मिलती नजर आ रही, तो कांग्रेस को 8 और डीएमके को 28, यानी डीएमके को नुकसान और एआईएडीएमके को यहां पर इस बार खाता नहीं खुल रहा है। ये तमिलनाडु क्या आंकड़े बतला रहे हैं?
बिल्कुल। और तमिलनाडु के बाद अब रुख केरल का करते हैं। केरल का ओपिनियन पोल देखिए क्या बता रहा है। कुल सीटें हैं केरल के अंदर 20, बीजेपी को 2 सीटें केरल में मिलती हुई इस बार नजर आ रही हैं। यूडीएफ के खाते में 17 सीटें जा सकती हैं और एलडीएफ के खाते में 1 सीट। और चलिए फटाफट बात कर लेते हैं कर्नाटक का ओपिनियन पोल क्या कहता है। कुल मिलाकर 28 सीटें और बीजेपी के खाते में इस बार 22, तो जेडीएस के 1 और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें हमारे ओपिनियन पोल में जाती हुई नजर आ रही हैं। और अब ओडिशा का ओपिनियन पोल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ओडिशा में कुल सीटें हैं 21, बीजेपी के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, बीजेडी के खाते में 9 सीटें और कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, ये ओपिनियन पोल बता रहे हैं। और बीजेडी और बीजेपी साथ भी आ सकते हैं, इसके पूरे आसार हैं। और देखिए पूर्वोत्तर का रुख करते हैं बात असम की। असम का ओपिनियन पोल हमें कुछ जो बता रहा है वो ये है 14 सीटें कुल मिलाकर, और बीजेपी यहां पर अच्छा परफॉर्म करते हुए 11 सीटें ग्रैब करती नजर आ रही है सर्वे में, और कांग्रेस के पास 3 और अदर्स के पास, जाहिर सी बात। तो हमारे साथ समीर जी भी है। समीर जी, हमने दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक का रुख किया। दक्षिण में जहां बीजेपी कर्नाटक को रिटेन करती, यानी पिछले परफॉर्मेंस को रिटेन करती हुई नजर आ रही है, तो तमिलनाडु में इस बार खाता खुल रहा है और पूर्वोत्तर में भी अच्छा खासा परफॉर्म करती नजर आ रही है। कैसे आप देखेंगे इसको अगर क्लब करके देखा जाए तो? देखिए, अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट से 25 लोकसभा की सीटें आती है और भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल 15 सीटें पूर्वोत्तर की, जिसके अंदर असम भी शामिल है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से लगातार पूर्वोत्तर के विकास का काम किया है, नॉर्थ ईस्ट के छोटे राज्यों का दौरा किया है, संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ काम किया, प्रधानमंत्री की केंद्र की योजनाएं जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में गई है उसका असर दिखेगा। और 25 लोकसभा सीटें जो नॉर्थ ईस्ट से आती है उसमें से भारतीय जनता पार्टी इस बार 20 सीटें जीतेगी। रही बात दक्षिण की, तो मुझे लग रहा है दक्षिण के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता दिन पे दिन वहाँ बढ़ती जा रही है। वहाँ की जो क्षेत्रीय दल थी, अब क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल की ओर देख रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दल वहाँ करप्शन में लिप्त रहा है, चाहे वो डीएमके रहा हो करुणानिधि के समय या जयललिता के चाहे एआईडीएमके रहा हो। भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु के अंदर एआईडीएमके के साथ गठबंधन तोड़ के एक बहुत अच्छा काम किया और वहाँ पर जो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई, वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, पूर्व ब्यूरोक्रेट से आईपीएस रहे हैं। मुझे लग रहा है वहाँ पर जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को सहयोग मिल रहा है। और अन्नामलाई जिस जाति से आते हैं, गोंडर वेल्लार जाति से आती है, एक बड़ा समुदाय है, वह समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। और इस बार तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी को नहीं, पूरे देश की राजनीति अपने आप में बहुत अहम होगा और दिलचस्प भी, क्योंकि दक्षिण कमजोर कड़ी माना जाता है बीजेपी के लिए, लेकिन अब बीजेपी यहां पर अपना गढ़ मजबूत करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ दौरे पर हैं साउथ इंडिया के।